हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस यूनिट से ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट यानी 6 प्रैक्टिस सेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, वहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। अब तक मैंने जितने भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड किए हैं वे सारे वीडियो वहां पर आप सभी को मिल जाएंगे। उन वीडियो को अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको फर्स्ट पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इसके बाद हम जो है आप सभी को जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से, उन सभी को एक जगह संकलित करके वीडियो के फॉर्म में आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो ये 5 प्रश्न आपको इस यूनिट से पूछे जाने हैं बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है आपको करा रखा है, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 140 के ऊपर जो है क्वेश्चन मैंने कराया है आप सभी को। तो 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो इसके साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आपको 170 के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 170 प्रश्नों में से ईजिली 5 प्रश्न आपके बन जाएंगे, इतना आप मान के रखिए। तो बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी इस यूनिट से। तो आप फॉलो करिए, इन वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो अगर फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद अपना जवाब देने का प्रयास करिए। अगर लगता है कोई क्वेश्चन गलत है या समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर देने का 100% प्रयास करूँगा। तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में या प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है। तो यहाँ हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कि संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह है जो कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है, उसे हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अधोमुख करना, मूल्यांकन ध्यान केंद्रित करना। बी ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना। और सी ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन ध्यान केंद्रित करना और अतिशयोक्ति। डी ऑप्शन दिया गया ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना और अतिशयोक्ति। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस वीडियो में हम लोग 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सभी प्रश्न जितने भी मैंने आज तक अभी कराया आप सभी को, ये सभी नए सिलेबस के ऊपर आधारित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छे तरीके से वॉच करिएगा। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना और अतिशयोक्ति। ये प्रश्न का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि संप्रेषण पहलुओं का कौन सा ऐसा समूह है जो कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है। तो ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति करना जो है कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को जो है बाधित नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनरल की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है, इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जा रही है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो आप सभी ने बहुत बार जो है इंटरनेट पे बहुत सारे जर्नल को पढ़ा होगा जो किसी विषय से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित लिखा जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है कि वो जर्नल्स कहाँ पे जो है पोस्ट किए जाते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वेब ब्लॉग, बी ऑप्शन दिया गया है सरल पोस्टिंग, सी ऑप्शन दिया गया ई जर्नल्स और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। तो आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्लॉग पर। ये जो जर्नल्स जो पब्लिश की जाती हैं, लिखकर जो है पोस्ट की जाती हैं, वो वेब ब्लॉग पर पोस्ट की जाती हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, इन जर्नल्स को पढ़ते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेहर बिया के अनुसार संप्रेषण में शब्द स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा
का क्रमशः कितना कितना योगदान रहता है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। किसके अनुसार? मेहरबिया के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर, लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना % योगदान रहता है, उसे हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 38%, 7% और 55%। बी ऑप्शन दिया गया है 7%, 38% और 55%। सी ऑप्शन दिया गया है 55%, 38% और 7%। डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संबंध में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7%। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि संप्रेषण में शब्द का जो है 7%, स्वर का लहजा जो है आपका 38% और शारीरिक भाषा का जो है आपका 55% का जो है योगदान होता है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, कितना? 7%, 38% और 55% जो है संप्रेषण में जो है शब्द और स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का जो है योगदान होता है। इतने इतने प्रतिशत आपको जरूर याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पैराफ्रांसिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है श्रवण, बी ऑप्शन दिया गया है शोर और सी ऑप्शन है वादन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रवण। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि पैराफ्रांसिंग एक जो कि कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, तो श्रवण को जो है यानी कि सुनने के कौशल को जो है प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में यानी कि किस रूप में वो जानी जाती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। यहाँ पर इस लिखा गया है लेकिन यहाँ पे आपको किस रूप में जो है यह जानी जाती है, टाइप मिस्टेक है, इसको आप याद रखिएगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण माध्यम, बी ऑप्शन दिया गया है संकेत माध्यम, सी ऑप्शन दिया गया है असमायोजित माध्यम और डी ऑप्शन दिया गया है समायोजित माध्यम। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संकेत माध्यम। प्रश्न में क्या पूछा गया था? सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता या दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, किस रूप में जो है वह जाना जाता है, तो संकेत माध्यम के रूप में उसको जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सभी जितने भी प्रश्न मैं आप सभी को करा रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 प्रश्न जो संप्रेषण के आप सभी से पूछे जाने हैं बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत शब्द से संबंधित है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चूक जाते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक, सी ऑप्शन है यह एक अनपेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक अनपेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन रिसाव संकेत शब्द से जो है संबंधित है, तो वो ऑप्शन सी जो है इसके साथ जो है संबंधित है, रिसाव संकेत शब्द से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है व्याख्यात्मक, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और सी ऑप्शन है वाक्यात्मक और डी ऑप्शन है व्यवहारिक। प्रश्न में से आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद जो है आपको आंसर देने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक। प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति बहुत ही उन्नत भावना होती है जिसके अंदर, और वो सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है
कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है उसे, उस व्यक्ति में जो है किस तरह की भाषा संबंधित क्षमता होनी चाहिए इस चीज़ों को समझने के लिए। तो व्यवहारिक, ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है व्याख्यात्मक, बी ऑप्शन दिया गया है अर्थ संबंधी, सी ऑप्शन दिया गया है वाक्यात्मक और डी ऑप्शन दिया गया है व्यवहारिक। तो आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाक्यात्मक। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो वाक्यात्मक के ऊपर जो है पूरी तरह से आधारित होती है। प्रश्न नंबर जो है 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर हमें यह बताना है। प्रश्न में एक बार और स्पष्ट रूप से प्रश्न को आप समझ लीजिए। ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा ऑप्शन है जहां से ये सभी चीजें वो प्राप्त कर सकता है? पहला दिया गया है ऑप्शन एक्स्ट्रानेट, बी ऑप्शन दिया गया है इंट्रानेट और सी ऑप्शन दिया गया है वेब सम्मेलन और डी ऑप्शन दिया गया है वाईफाई हॉटस्पॉट। तो इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का आप सभी को सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाईफाई हॉटस्पॉट। प्रश्न में क्या पूछा गया है? ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहां पर इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं, वो जगह कौन सी होती है? वो जगह जो है वाईफाई हॉटस्पॉट होती है। वहां पर जो है उपयोगकर्ता इंटरनेट का जो है जो यूज जो है बिना वायर के कर सकता है, डेटा का इस्तेमाल कर सकता है, इंटरनेट चला सकता है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में सही है? तो पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा जो है कथन जो हमारा सही है। पहला जो इसमें ए दिया गया है, यह अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखना है। बी ऑप्शन दिया गया है, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया केवल ए सही है, बी ऑप्शन दिया गया केवल बी सही है, सी ऑप्शन दिया गया है ए और बी सही है और डी ऑप्शन दिया गया है ना तो ए सही है और ना ही बी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अतुल्यकालिक, जिसको इंग्लिश में एसिनक्रॉनस बोला जाता है, तो पूछा जा रहा है कि अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है रेडियो, बी ऑप्शन दिया गया है टेलीविजन और सी ऑप्शन दिया गया है फिल्म और डी ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र। तो इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, ये जो है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी आपका राइट आंसर है, समाचार पत्र। प्रश्न में यही पूछा गया है कि अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है। तो समाचार पत्र जो है अतुल्यकालिक जो है माध्यम का एक बेहतर उदाहरण है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है सुस्पष्ट, बी ऑप्शन है अमूर्त और सी ऑप्शन है सरल और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। प्रश्न में क्या पूछा गया है? संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? तो सांस्कृतिक शब्द जो होते हैं वो गुणार्थक होते हैं। संप्रेषण में क्या होते हैं? गुणार्थक शब्द होते हैं, सांस्कृतिक शब्द।
ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अंतः स्थापित ग्रंथ, बी ऑप्शन दिया गया है आंतरिक ग्रंथ, सी ऑप्शन दिया गया है अंतः ग्रंथ और डी ऑप्शन दिया गया है उपग्रंथ। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही आंसर है ये आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपग्रंथ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब टेक्स्ट। प्रश्न में यही पूछा गया है कि संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है, उपग्रंथ या सब टेक्स्ट जो है उसको बोला जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियां किस प्रकार की होती हैं, इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन है एस्थेटिक होती है, बी ऑप्शन दिया गया है गत्यात्मक होती है, सी ऑप्शन दिया गया है अन्योन क्रियात्मक होती है और डी ऑप्शन दिया गया है अन्वेषणात्मक होती है। तो इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है ये आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्थेटिक होती है ये। प्रश्न में क्या पूछा गया है, अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियां किस प्रकार की होती हैं, तो एस्थेटिक होती हैं यह। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15 और ये प्रश्न जो है अभिकथन और कारण वाला है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 को अभिकथन में दिया गया है कि समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदन में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तर्क क्या दिया गया इसके संदर्भ में, सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्व ग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो अब हमें बताना क्या है कि इनमें से अभिकथन सही है और तर्क जो है मतलब सही है अभिकथन के संदर्भ में। अगर गलत है तो उसको भी बताना है। यहाँ पे चार विकल्प उसके संदर्भ में दिए गए हैं, चार विकल्प। पहला जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी कि अभिकथन और तर्क जो दिया गया है ये दोनों सही हैं। बी ऑप्शन क्या दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं करता है। आर ए की जो है व्याख्या सही से नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन है हमारा। और सी ऑप्शन दिया गया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क आपका गलत है, ये सी ऑप्शन में दिया गया है। और डी दिया गया है ए असत्य है परंतु आर जो है आपका सत्य है। तो आप सभी को इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस प्रकार के प्रश्न भी जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस आप सभी की बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए में क्या दिया गया है अभिकथन में, समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये सही है। आप सभी देखते हैं न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें, क्या जो चीज़ घटना घटती है वही ओरिजिनल चीज़ जो है समाचार में जो है बताया जाता है, उसको सनसनी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे मसाले या शब्दों को हेर फेर की जाती है या उसको चटपटे तरीके से जो है आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो जो ओरिजिनल खबर होती है उससे आप दूर रह जाते हैं। तो ये अभिकथन तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन तर्क में क्या बोला गया है कि सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये तर्क हमारा पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप अभिकथन को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, फिर उसके तर्क को भी पढ़िए। अगर तर्क उसके संदर्भ में सही नहीं है तो उस स्थिति में तर्क आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना किसके अंतर्गत जो है संदर्भित इसको जो है किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चेरी पिकिंग, बी ऑप्शन दिया गया टाइम क्राफ्ट, सी ऑप्शन दिया गया प्रोपेगेंडा और डी ऑप्शन दिया गया चयनित प्रचार। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेरी पिकिंग।
प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसी विशेष मत, यानी कि किसी ने कोई विशेष मत दिया है, उसके समर्थन में जो है तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना जो है किसके अंतर्गत जो है संदर्भित किया जाता है, उसे हमें बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप पूछेंगे चेरी पिकिंग क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि चेरी एक फ्रूट होता है जिसको जो है जब पौधे से या पेड़ से तोड़ा जाता है तो उसको पहले चयन किया जाता है या उसका चुनाव किया जाता है कि कौन सा फल जो है तैयार है और उसको जो है तब तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसी बात के बारे में बताया जा रहा है कि किसी विशेष मत के समर्थन में जो है कोई अगर किसी व्यक्ति ने कोई मत दिया है, उसके समर्थन में जो है तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना जो है किसके अंतर्गत जो है संदर्भित किया जाता है, तो चेरी पिकिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तथ्यों एवं कथनों को जो है चयनित करते हैं, उसको चयन करके जो है तब हम जाके किसी मत को जो है समर्थन करते हैं, तो वो जो है चेरी पिकिंग के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर और भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सारे डाउट को जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर मैं कमेंट में नहीं बताऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो जो भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा उसमें भी आपके जो भी डाउट क्वेरी रहेंगे उसे जो है सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी मैंने प्रश्न 16 या 16 प्रश्न जो है मैंने संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से आप सभी को कराए, ये सभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट वीडियो था इस यूनिट से हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट था, और इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट होते ही हम 140 के आसपास जो है क्वेश्चन कवर कर लिए हैं संचार और संप्रेषण वाले यूनिट से। इसके साथ ही साथ मैं अब इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से, उनको एक जगह संकलित करेंगे, वो भी ऑथेंटिक आंसर के साथ, और उसको जो है वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करके आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। तो निश्चित रूप से ये 5 प्रश्न जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करिए। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट वीडियो इस यूनिट से कराए हैं उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लें, चैनल पे वो सभी वीडियो उपलब्ध हैं। तो कोई भी डाउट या क्वेरी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, और किसी विशेष टॉपिक पे जो है अगर आपको वीडियो चाहिए कि कोई टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप उसके बारे में जरूर बताएं, उस टॉपिक को भी कवर करने का हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से। जितनी भी हेल्प हमसे हो सकती है वो सभी हेल्प करने का हम प्रयास करेंगे आपके लिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छा लगे तो भी बताएं, कोई कमी है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और उसके बगल में जो है एक और ऑप्शन होता है शेयर का, और उसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। अगर चैनल पे पहली बार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।